गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था खनिजों की पहचान, यूज़ ऑफ मिनरल्स, खनिजों का उपयोग, और माइनिंग एंड माइन, खनन और खदान। आज हम पढ़ेंगे खनिज खनन से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। माइनिंग इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। वन संपदा का खत्म होना। अनेक बार खनन हेतु वनों को नष्ट किया जाता है। इससे संबंधित वन भूमि व वन्य जीवों का ह्रास होता है, जिससे जलवायु, वायु की शुद्धता तथा मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि। खनन से बहुत अधिक मात्रा में अपशिष्टों को निकाला जाता है, जिससे मिट्टी, जल और वायु प्रदूषित होते हैं। इनका प्रदूषित होना मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों को भी अनेक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। खनिजों का अपव्यय। खनन क्रिया में परंपरागत तरीकों को अपनाने के कारण खनिजों का भारी मात्रा में अपव्यय होता है। भूमि का खराब होना। आधुनिक अर्थव्यवस्था खनिजों पर आधारित है, किंतु खनन कार्य के कारण भूमि में खोदे गए गड्ढों के परिणाम स्वरूप उस भूमि को अन्य किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता। खनन के कार्य करते समय जल स्रोत निकल आते हैं, जिससे कार्य करने वाले श्रमिकों की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी निकल आता है कि वो उससे अलर्ट नहीं हो पाते। खनन के समय चट्टानों को तोड़ा जाता है। खानों में नीचे जाने के लिए मार्ग बनाए जाते हैं, जिससे भूपरपटी कमज़ोर हो जाती है। खनन कार्य करते समय जल स्रोत निकल ही आते हैं, भीतर से गैसें भी निकल आती हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। रिक्त खानों के पूरी तरह ना भरने के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र नीचे धंस जाता है, जिससे भारी हानि होती है। अनेक धातुओं और अधातुओं का पुनर्चक्रण कर नए माल की मांग घटाई जा सकती है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। जो ये नुकसान होता है, इससे बचने के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। फिर हम अस्त्र शस्त्र भंडारों में कमी कर सकते हैं कि खनिजों की बहुत मात्रा अस्त्र शस्त्र के निर्माण में लगती है। इनका उपयोग अधिकांशतः विनाशकारी होता है, अतः संपूर्ण विश्व में इनके भंडारों में कमी करके खनिजों की खपत को कम किया जा सकता है। खनन द्वारा उजड़े क्षेत्र को पुनः बसाने के लिए सरकारी पॉलिसी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे खनिज का दुरुपयोग रुक सके और पृथ्वी पर आराम से हम लोग जो खनिज है उसका प्रयोग कर सकें। पर्यावरणीय घटकों के ह्रास से जिस प्रकार पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से खनिजों के उत्खनन से उस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। इसलिए इसके उत्खनन से होने वाले नुकसान को कम करना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग की। जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन। वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण क्या है? वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से उत्पन्न जल संकट की समस्या से मुक्ति हेतु यह आवश्यक है कि उपलब्ध जल संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण रीति से करते हुए जल को संरक्षित करने हेतु विशेष उपाय अपनाए जाएं, जिनमें निजी स्तर पर हम कुछ उपाय कर सकते हैं। घर की साफ सफाई हेतु पानी को उपयोग पेड़ पौधों को देने के लिए करना चाहिए। पानी को व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। वाहनों की सफाई हेतु पाइप का प्रयोग ना करके बाल्टी का प्रयोग करें।
सिंचाई हेतु पानी को बचाने के लिए आधुनिक तकनीकी से युक्त विधियों का उपयोग करना चाहिए। वर्षा का जल कैसे हम संग्रहित कर सकते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का उपयोग ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। वर्षा जल के संग्रहण हेतु कुछ कदम उठा सकते हैं। प्रत्येक घर या भवन की छत पर वर्षा जल को एकत्रित कर पास के कुएं इत्यादि में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। प्रदूषित जल का पुनर्चक्रण किया जाए। वर्षा जल को भूमि के भीतर टंकी बनाकर एकत्रित किया जाए और आवश्यकता अनुसार उसे प्रयोग किया जाए। राजस्थान में इस को अपनाकर वर्तमान में कई क्षेत्रों में प्रयोग किया जा रहा है। अन्ना हजारे द्वारा इस रीति का प्रयोग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी किया गया। कुएं तथा बोरवेल को पुनः उपयोग में लाया जाए और अधिक से अधिक वन क्षेत्रों का विस्तार किया जाए। अब है वाटरशेड मैनेजमेंट। इसमें हम वर्षा जल को छोटी छोटी धाराओं में बहकर बड़ी धाराओं को बनाता है और ये धाराएं नदी तथा तालाबों में जाकर मिल जाती हैं। इस जल निकास की व्यवस्था को वाटरशेड कहा जाता है। यदि इसका समुचित प्रबंधन, जैसे पानी के बहाव को तेजी से ना बहने देकर उसको संग्रहित किया जाए और उसकी गति को कम कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए हमें वन क्षेत्र का अधिक विकास करना होगा। चेक बांध, छोटे तालाब का निर्माण करना होगा जिससे जल को एकत्रित किया जा सके। कृषि तथा वन इत्यादि के संदर्भ में ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे जल का दुरुपयोग ना हो। जल संग्रहण के परंपरागत साधनों के रूप में तालाब, टांका, एनीकट तथा खड़िन, झालरा, तलैया आदि बनाए जाएं। गांव में कम स्तर या निचले स्तर वाली भूमि पर कच्चे जलाशयों का निर्माण कर दिया जाता है, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। टांका पद्धति में छतों के पानी को इकट्ठा कर एक पक्के बने टांकों तक पहुंचा दिया जाता है। और अस्थायी तालाब होते हैं। बारिश में जहां पानी का बहाव होता है उनके दूसरी ओर पक्की दीवार बनाकर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है और वर्षा के पश्चात कृषि कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में ये विधियाँ बहुत अधिक प्रचलित हैं क्योंकि वहाँ पानी की वैसे भी समस्या है। इसके अतिरिक्त तालाब बरसाती पानी को इकट्ठा कर जल संग्रहण का सबसे अच्छा स्रोत है। ऐसी भूमि जहाँ पानी का रिसाव कम हो, टोबा के निर्माण में उपयुक्त होती है। इस प्रकार विभिन्न विधियों को अपनाकर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं।